बच्चों, आज हम लोग NCERT क्लास 8th साइंस सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक चैप्टर का 5th और आखिरी वीडियो देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं और जो रिमेनिंग पॉइंट्स थे, तो उसमें पहला पॉइंट है कि इसमें एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ प्लास्टिक्स। तो ये आपके बुक में पेज नंबर 37 पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक्स आर लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और इस टाइप से। तो इसको आप लोग एक बार रीड करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि इट इज़ नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव का मतलब ये किसी के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, ऑलमोस्ट इनर्ट है। तो जब ये रिएक्शन नहीं करता है तो इसीलिए हम लोग प्लास्टिक की बकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। प्लास्टिक की टिफ़िन्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें वो खाने के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। उसके बाद प्लास्टिक के चेयर टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके करोजन नहीं होगा, उसका सड़ेगा नहीं, जंग नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि सबसे पहला बेनिफिट हो गया नॉन रिएक्टिव। और इसीलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है, क्योंकि ये किसी भी एंजाइम के साथ या डाइजेस्टिव जूस के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए ये डिग्रेड भी नहीं हो पाता है। दूसरा क्या है, ड्यूरेबल। तो जब ये नॉन रिएक्टिव है, रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो इसका रूप बदलेगा ही नहीं। जब रूप ही नहीं बदलेगा तो ये टिकाऊ रहेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, चीप है, सस्ता है, फिर लाइट वेटेड है, अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ है, अलग अलग रूपों में, रंग में, आकार में ये हमारे पास उपलब्ध है। फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होने के कारण ही इसे कुकिंग अप्लायंसेस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि कुकर का हैंडल। और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण ही इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक स्विचेस या इलेक्ट्रिक के और भी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने में किया जाता है। ठीक है, इससे करंट नहीं लगता है। इसके बाद जो है 7वां पॉइंट है, थर्मोप्लास्टिक्स आर रीमोल्डेबल। तो जैसा कि प्लास्टिक के दो रूप हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। तो यहाँ थर्मोप्लास्टिक की ये खासियत है कि इसे पिघला के फिर से अलग अलग रूपों में ढाला जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्मोप्लास्टिक्स आर रीमोल्डेबल। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रीसाइकल्ड। यानी कि थर्मोप्लास्टिक में ये खासियत है कि उसकी रीसाइक्लिंग की जा सकती है। आपने चेयर ली, टूट गई, उसको आप कबाड़ी वाले के पास भेज दीजिए, वो फिर से रिसाइकिल हो जाएगा, फिर से उसका प्लास्टिक का कोई ना कोई सामान बन जाएगा। तो एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ प्लास्टिक में हम लोगों ने ये मेन 8 पॉइंट्स देखे हैं। इसके अलावा भी आप कई पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। तो इतने एडवांटेजेस होने के कारण ही आप फिगर में देख सकते हैं कि ये डिफरेंट शेप, साइज़, कलर में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के रूप में मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है ये देखेंगे कि प्लास्टिक्स के क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, व्हाट आर, राइट डाउन सम डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, या फिर राइट डाउन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक। तो आप दोनों में कॉमन आंसर यही लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन का मतलब नहीं, बायो का मतलब किसी भी लिविंग थिंग से रिलेटेड, डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि उसकी क्वालिटी में गिरावट होना। जैसे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जब उसका डिग्रेडेशन होगा तो वो टूट के सिंपल कंपाउंड्स में बदल जाएगा, या अब हम इसी को लोकल भाषा में कहेंगे सड़ना या गलना। ठीक है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण किसी भी बैक्टीरिया के द्वारा इसे सड़ाया गलाया नहीं जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि जब ये सड़ेगा नहीं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए हमने प्लास्टिक यूज़ कर लिया, अब वो टूट गया या ख़राब हो गया, तो अब हम उसका क्या करें? अगर हम उसे जलाएंगे तो जलाने के बाद कई सारी हार्मफुल गैसेस निकलेंगी जो एयर पोल्यूशन करेंगी। अगर हम उसे ऐसे ही मिट्टी में फेंक देते हैं तो ये क्या होगा, ये मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करेगा, उसे बंजर भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि जब प्लास्टिक सॉइल में ज़्यादा हो जाएंगे तो ये प्लांट्स के रूट को नीचे पेनिट्रेट करने से रोकते हैं, रेन वाटर को नीचे इसके सीपेज को रोकते हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर को भी प्रभावित करेंगे और प्लांट्स के ग्रोथ को भी प्रभावित करेंगे। और आगे हम लोग देखेंगे कि
जब हम इस प्लास्टिक को पानी में फेंक देते हैं तो एक्वेटिक लाइफ के लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ही, लेकिन धीरे धीरे ये प्लास्टिक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते टूटते नैनो प्लास्टिक्स में बदल जाता है। अब नैनो का मतलब बहुत छोटा है, जैसे मैथमेटिक्स में नैनो का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁹। तो नैनो प्लास्टिक्स यानी कि प्लास्टिक इतने छोटे छोटे कणों में टूट जाता है कि अगर आप उस पानी को अपने आरओ में डालेंगे, यानी कि फ़िल्टर करने वाला जो मशीन है आपका, उसमें डालेंगे तो वहाँ भी ये नैनो प्लास्टिक नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो ये वाटर पोल्यूशन करेगा, सॉइल पोल्यूशन करेगा, एयर पोल्यूशन करेगा। और इसी से लिंक्ड तीसरा पॉइंट क्या हो गया, इट कॉजेज़ हेल्थ प्रॉब्लम। अब ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कैसे करेगा, सबसे पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्वास्थ्य संबंधी समस्या। क्यों? क्योंकि जब हमने प्लास्टिक को जलाया तो उससे हार्मफुल गैसेस निकली, ये गैसेस हमारे लंग्स में पहुंचेंगी तो वहाँ जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, एल्वियोलिस को ब्लॉक करेंगी। सेकंड नंबर पे यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम। तो जब हम ऐसे पानी को पिएंगे जिसमें प्लास्टिक से डिज़ोल्व हुए केमिकल्स मिले हों या नैनो प्लास्टिक मिले हों, तो ये हमारी किडनी को ख़राब कर देंगे। तीसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम। जब ये हमारे अथवा किसी किसी एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक देखी जाती है कि वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम लाइन को ब्लॉक कर देता है, चोक कर देता है। तो इस तरीके से 3 प्रॉब्लम्स इसमें हमने लिखा। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, कॉजेज सीवर ब्लॉकेज। आप लोग देखते हैं कि अक्सर बरसात में नालियाँ जाम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि नालियों में बहुत सारा प्लास्टिक जमा हो जाता है। तो ये प्लास्टिक क्यों जमा होता है वहाँ? क्योंकि ना तो ये सड़ता है ना गलता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है प्लास्टिक का। अब इसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे मैंने प्लास्टिक की बात की, तो इस फिगर में आप देख सकते हैं जैसे कि गाय, अब ये खाने की तलाश में कूड़े के पास गई और प्लास्टिक सहित ये चीज़ों को खा गई। तो ये अक्सर ऐसा समाचार में आता है कि गाय बहुत देर से चिल्ला रही है। क्यों? क्योंकि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में दर्द हो रहा है उससे। अब जब ऑपरेशन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि कई किलो, 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो तक जो है प्लास्टिक उसकी पेट से निकलता है। तो यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, अगर किसी भी बची हुई खाने पीने की चीज़ को अगर आप फेंक रहे हैं तो पहली चीज़ प्लास्टिक में मत फेंकिए, और अगर प्लास्टिक में फेंक रहे हैं तो उसका मुंह खुला रखिए। इसके बाद अब एक और फोटो आप देखिए कि ये समुद्र के तट पे पूरा प्लास्टिक की बॉटल्स हैं। तो ये बॉटल्स यहाँ नहीं फेंकी गई थी, ये समुद्र में फेंकी गई थी और ये लहरों के सहारे किनारे पे आ चुकी हैं। यहाँ इन्होंने लिखा भी है कि ये जो सी बीच है, दिस इज़ पोल्यूटेड बाय सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब ये होता है कि ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें जिसे आप लोग सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं, जैसे पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला। ये जो प्लास्टिक की बोतलें हैं वो एक बार आपने उसको पिया, ड्रिंक पी लिया, उसके बाद बॉटल को आपने फेंक दिया और उसको आप रीयूज़ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने क्लियर कर दिया है कि ये जो है रीयूज़ करने के लिए नहीं बना है। ठीक है, तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स कहलाती हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अब यहाँ देखिए एक और फिगर, क्लोरीनेटेड प्लास्टिक्स। तो जो प्लास्टिक जिस प्लास्टिक को बनाने में क्लोरीन का मदद लिया जाता है, तो ये क्लोरीन धीरे धीरे बाद में प्लास्टिक जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। जब ये क्लोरीन वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है तो ये लिविंग बॉडीज़ में भी इंटर कर जाती है, जैसे हमारे आपके एनिमल्स के शरीर में, ग्राउंड वाटर में भी चली जाती है और ये इस तरीके से पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर देती है। ठीक है, अब इसके बाद समाधान क्या है? तो समाधान के रूप में आपकी बुक में भी दिया गया है 5R, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर, रीयूज़, रिफ्यूज़। तो हम लोग एक एक चीज़ को देखेंगे। रिड्यूस, सबसे पहले तो आप प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, तो या कम कर दीजिए। जैसे कि अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप कपड़े का झोला अपने साथ लेकर जाइए, तो इससे क्या होगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम होगा। अगर आप कोई दुकान से सामान ले रहे हैं और आपके पास झोला है या बिना आप प्लास्टिक बैग के उसको आप ले जा सकते हैं, तो मना कर दीजिए। ठीक है, अब आपके घर में जो प्लास्टिक के बैग्स पड़े हैं उसका बार बार इस्तेमाल कीजिए, तो इसे हम लोग कहेंगे रीयूज़। इसके बाद अगर वो टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसे यहाँ वहाँ सड़क पे मत फेंकिए, उसे कबाड़ी वाले को दे दीजिए ताकि वो रिसाइकिल हो सके। अब ये जो रिकवर शब्द है ये इंडस्ट्रीज़ के लिए है। तो जैसे कि थर्मोप्लास्टिक को हम लोग रिकवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम फिर से पिघला के उसका यूज़ कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग के साथ ये संभव नहीं है। और रिफ्यूज़ यानी कि प्लास्टिक के यूज़ को ही अवॉइड करना। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि
अब कई दुकानों में या शॉपिंग मॉल्स में जो है वो प्लास्टिक की जगह कागज़ के बैग देते हैं, उसी में आपको कपड़ा या सामान देते हैं। अब इसके बाद ये देखिए, ये जो सिंबल है इसका मतलब है कि ये प्लास्टिक जो है वो रिसाइकिल की जा सकती है। यानी कि अगर आप प्लास्टिक का सामान ले भी रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये सिंबल बना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो सामान बाद में टूट जाएगा या बेकार होगा तो उसे अगर आप कबाड़ी वाले को बेचेंगे तो वो रिसाइकिल हो सकता है। तो ये रिसाइकिल का सिंबल है। इसके बाद अब एक और समाधान आ गया है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। ऐसे प्लास्टिक्स जो कि सड़ सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं कुछ समय बाद, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है बायोडिग्रेडेबल। और अगर प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल हो जाए तो हमारी मैक्सिमम समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। अब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल है PHA। ये क्लास 8th में आपको लिखना ज़रूरी नहीं है नाम, बस एग्जाम्पल आपके जनरल नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं। पॉली हाइड्रोक्सी एल्कनेट्स, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट। तो ये कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स के नाम हैं जो कि जिसको डिग्रेड किया जा सकता है, तो ये बायोडिग्रेडेबल हैं। एक जनरल नॉलेज के लिए एक एग्जांपल पॉली हाइड्रोक्सी एल्कनेट, ठीक है। तो ये जो PHA लिखा हुआ है उसका मैंने एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। और अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक पे वीडियो देखेंगे। तो आप लोगों को थैंक यू फॉर वॉचिंग।